साउंड चेक 1 2 3। क्या हालचाल है मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सब कुछ पढ़ लिया अपन ने। अब लास्ट में हम डाइलेक्ट्रिक को लेके क्या इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटेंस पे वो हमने वैसे डिस्कस कर चुके हैं, उसका पूरा डेरिवेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके अलावा डाइलेक्ट्रिक का जो चार्ज स्टोर होता है उस पर क्या फर्क पड़ता है, एनर्जी स्टोर होती है उस पर क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होता है उस पर क्या फर्क पड़ता है, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स उन पे क्या फर्क पड़ता है, वो अपन डिस्कस करते हैं। फिर इस पे मेरे पास क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए अभी तो अभी आपको एक टेबल दिख रही होगी और इस टेबल में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि इसमें से आप देखोगे तो काफी क्वेश्चन बने हुए हैं ऑलरेडी। अगर ये टेबल हमें समझ में आ जाए, याद नहीं करनी है, रटनी नहीं है, समझना है हमें। अगर ये समझ में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल बेस आते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आ जाइए पहले देखो, दो कंडीशन हम बनाएंगे। एक बार कैपेसिटर को बैटरी से स्टिल कनेक्टेड रखेंगे और एक बार डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये जो सबसे पहली बात जो लिखी हुई है यहाँ, ये दोनों बातें, बैटरी कनेक्टेड Q इज कांस्टेंट, बैटरी डिस्कनेक्टेड और बैटरी स्टिल कनेक्टेड V इज कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो आप यहां आ जाओ। सपोज आपके पास दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक दूसरा ये रहा, ठीक है। दोनों को मैंने बैटरी से जोड़ा एक साथ, इसको भी जोड़ा इधर से, इधर भी इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, ये सुन लो। अब क्या करना है आपने, क्या किया, इसको जैसे बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या हुआ, V इनके क्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। और सेम बैटरी अगर सपोज आपने यहां V वोल्ट की लगाई है तो इसके क्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अच्छा ये पोटेंशियल अपन मान लेते हैं वो इनिशियल मान लेते हैं क्योंकि अभी हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये V नॉट हो गया आपका बिफोर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक आने से पहले का आपका पोटेंशियल, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अगर इसके अंदर स्टार्टिंग में अपन वैक्यूम मान लेते हैं तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, E2 बनेगा। सब चीजें हमने सेम ले रखी, ठीक है। और कुछ चार्ज भी तो आएगा ना इसके ऊपर क्योंकि चार्ज स्टोर होगा, तो Q नोट क्या मान लेते हैं, इसका चार्ज मान लेते हैं, D इनका सेपरेशन मान लेते हैं और प्लेट्स का एरिया A मान लेते हैं, ठीक है। यहां तक सबने अपने अच्छे से पढ़ा है। अगर इस बच्चे ने नहीं पढ़ा तो पीछे के लेक्चर्स है 19 लेक्चर्स है मेरे ख्याल में, उनको आप जाके रिवाइज करोगे तो आप भी इस टॉपिक तक पहुंचते पहुंचते कैपेसिटेंस को बड़ा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अब एक केस, दो केस पढ़ेंगे अपन। एक तो क्या है, जैसे जो मैंने इसको बैटरी से जोड़ रखा है तो ये मान लो बैटरी भी अपन लेते हैं स्टार्टिंग में V नोट ही, ठीक है। तो ये बैटरी से कनेक्टेड है अभी इसके अंदर, तो आपने अभी इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला। अब डाइलेक्ट्रिक जैसे ही आप इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक पटकापन है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट K है, वो अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करता हूं तो क्या होगा कि बैटरी अगर कनेक्टेड है, बैटरी स्टिल कनेक्टेड, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो उस डाइलेक्ट्रिक के आने से उन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि उस प्लेट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन कर रखा है, ये बैटरी। जो बैटरी इसके एक तरह से पैरेलल जुड़ी हुई है और आपने पता रखा पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो ये अगर प्लेट्स इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगी, यानी V की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो। लेकिन अगर एक कंडीशन अपन और लेते हैं, इसमें अगर मान लो कि मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, यहां से ये बैटरी हटा दी, एक बार इसको लगाया, इसको चार्ज दिया, चार्ज करने के बाद में मैंने यहां से बैटरी हटा दी। अब जब बैटरी हटा दूंगा तो क्या होगा कि यहाँ क्या, यहाँ अगर बैटरी स्टिल कनेक्टेड है तो क्या होगा कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक डाल भी दोगे तो बैटरी से आप चार्जेस ले सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक का जब आप यूज करते हैं प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस बढ़ना मतलब उसके ऊपर और आप चार्ज होल्ड करवा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपकी बैटरी कनेक्टेड है, डायरेक्टली आपने डाल दिया, डायरेक्टली डालने मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ गया, और कैपेसिटेंस बढ़ गया मतलब इस पे और चार्ज आप ला सकते हो। तो यहाँ Q की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां क्या हुआ कि यहाँ पे आपने डायरेक्टली डाला, कैपेसिटेंस तो बढ़ा, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस तो दोनों केस में बढ़ेगा, ये हमने पढ़ा है, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, लेकिन यहां बैटरी नहीं है तो बैटरी नहीं होने से अब इसके पास चार्ज कौन सप्लाई करेगा, कोई चार्ज सप्लाई नहीं करेगा। तो इस केस में जो स्टार्टिंग में बैटरी डिस्कनेक्ट करने से पहले जितना चार्ज आ चुका था उतना ही चार्ज रहेगा डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भी, यानी ये क्या रहेगा यहाँ पे इस केस में, यानी बैटरी डिस्कनेक्ट के केस में
चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा और बैटरी स्टिल कनेक्टेड वाले केस के अंदर आपका वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी वो आपकी कांस्टेंट बनी रहेगी, ठीक है। और दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मान लो इसका कैपेसिटेंस C0 था स्टार्टिंग में, डायरेक्टली डालने के बाद में इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली यहां भी इसका मान लो इनिशियल कैपेसिटेंस C0 था, लेकिन डायलेक्ट्रिक आपने डाल दिया तो इसका कैपेसिटेंस भी क्या हो गया, K टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो सिचुएशन हम समझ चुके हैं कि दोनों केस में एक तो डायलेक्ट्रिक डालने के बाद में चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे बैटरी डिसकनेक्टेड हो, दोनों ही केस में आपका कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बात इस केस में जहां बैटरी कनेक्टेड है वहां तो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है, चार्ज आपका इंक्रीज हो जाएगा, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। और अगर जब बैटरी डिसकनेक्ट कर दी है मैंने तो आपका चार्ज जितना स्टार्टिंग में बैटरी को डिसकनेक्ट करने से पहले जितना चार्ज आ चुका है उतना ही चार्ज मेंटेन रहेगा, डायलेक्ट्रिक डालो या मत डालो, ठीक है। तो ये दो बातें यहाँ पे। तो अब इस टेबल में हम आते हैं और समझते हैं इस टेबल पूरा। तो पहला केस आप देख रहे हो, बैटरी का लिखा हुआ है डिसकनेक्टेड, अपना आप क्यों कह सकता है ये, हाँ देखो भाई पढ़ो पहले, ये थोड़ा सा मुझे ट्राइपॉड ढीला हो गया, ये कोई बात नहीं। अब देखो बैटरी कनेक्टेड लिखा हुआ है, Q इज कांस्टेंट, बैटरी सॉरी डिसकनेक्टेड, Q इज कांस्टेंट, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर हम मीडियम में डालते हैं, कोई भी मीडियम हम इंसर्ट करते हैं, फिल विद द मीडियम, Q क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। क्यों रहेगा अनचेंज, बताया मैंने अभी आपको, क्योंकि अब बैटरी हट चुकी है और बैटरी ही चार्जेस सप्लाई करती है, अब वो नहीं है तो चार्जेस और नहीं आएंगे। फिर देखो पोटेंशियल क्या फर्क पड़ेगा, इधर आ जाओ। अब पोटेंशियल फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, बैटरी जा चुकी है, बैटरी जब जा चुकी है तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q जो है वो तो आपका कांस्टेंट है, तो अब जबकि C मैंने कहा था कि C दोनों केस में बढ़ेगा, C दोनों केस में बढ़ेगा, तो क्या हुआ कि आपका डायरेक्टली इंसर्ट करने के बाद में C की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी। अब C की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। जैसे डायलेक्ट्रिक आएगा और बैटरी अगर डिसकनेक्टेड है तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे अपन एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, देखो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा आपने, इनसाइड द बिटवीन द प्लेट्स क्या पढ़ा आपने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, और ये एप्सिलॉन नॉट तो ही। लेकिन जब मीडियम बीच में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, के आ जाएगा। जब मीडियम आने में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने यहाँ क्या देख रहे हो कि अगर आप डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो के की वैल्यू क्या है, बड़ी है, क्योंकि ये क्या होता है, के की वैल्यू 1 होती है किसमें, एरिया वैक्यूम के अंदर। पर जैसे को डायलेक्ट्रिक लाओ तो के की वैल्यू मोर देन 1 मिलेगी, इसका मतलब क्या होगा, के बढ़ा तो ई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ई भी यहाँ पे डिक्रीज हो गया, वी भी डिक्रीज हो गया, चार्ज आपका चार्ज वो अनचेंज रहा। अब कैपेसिटेंस अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाएगा। अब एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, क्यों हमने ये फॉर्मूला यूज किया, क्यों हमें पता है कि दोनों प्रोसेस में बिफोर इंसर्ट द डायलेक्ट्रिक और आफ्टर इंसर्ट द डायलेक्ट्रिक जो आपका कैपेसिटेंस है, सॉरी जो चार्ज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो यहाँ पे क्यू क्या हो गया, अनचेंज। तो अब यहाँ पे रिलेशन क्या बना, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कैपेसिटेंस साथ में इनवर्सली बना, और कैपेसिटेंस आपका बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस आपका डायलेक्ट्रिक डालने के बाद में बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा। यानी बैटरी के केस में क्या होगा, बैटरी जब आप डालोगे, बैटरी हटाने के बाद में आपका पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, बैटरी हटा दी, डायलेक्ट्रिक डाल दिया तो आपका पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, आपका एनर्जी डिक्रीज होगी और आपका चार्ज अनचेंज रहेगा, ठीक है। अब यही दोबारा इस वाले डायरेक्ट इसमें आ जाओ एक बार, यहां देखो, अगर बैटरी डिसकनेक्टेड नहीं की हमने, कनेक्टेड रखा तो V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब बात करते हैं चार्ज की। अब देखो सीधी सी बात है कि Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। अब आप क्या कर रहे हो कि जैसे ही हमने बैटरी कनेक्टेड है और हमने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, जैसे ही डायलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ना है। अब कैपेसिटेंस बढ़ गया तो मतलब आपका कैपेसिटर और चार्ज होल्ड कर सकता है, और आपकी बैटरी अभी भी कनेक्टेड है तो वो आपको और चार्ज दे सकती है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। V आपका इस केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट। बैटरी कनेक्टेड वाले केस में मैंने समझा दिया आपको, C क्या रहेगा,
सॉरी V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ रिलेशन ये बन गया। अब मैंने कहा था कि C तो बढ़ेगा, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे बैटरी आपकी डिसकनेक्टेड हो, तो C तो बढ़ेगा तो आपका Q भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। V मैंने पहले समझा दिया है, कांस्टेंट बना रहेगा कि बैटरी स्टिल कनेक्टेड है। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, एक यहाँ से देखो E इक्वल टू V अपॉन D। अब V कांस्टेंट है तो D पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब D आप चेंज नहीं करते, मान लो आप D को चेंज नहीं करते हैं, D आपका वैसा का वैसा ही रहता है। जब D आपका वैसा का वैसा ही रहता है, इसका मतलब क्या है कि D आपने चेंज नहीं किया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, ठीक है। D आपने चेंज नहीं किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपका इंक्रीज होना ही है। अब यहाँ एनर्जी का देखो फॉर्मूला हमने ऊपर तो Q स्क्वायर अपॉन C वाला यूज किया, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C वाला यूज किया, और यहाँ में हाफ CV स्क्वायर क्यों यूज कर रहा हूँ कि जब हमें दो चीजों को कंपेयर करना होता है तो बाकी चीजें वहां पे कांस्टेंट रहनी चाहिए, बाकी चीजें वहां पे कांस्टेंट रहनी चाहिए। यहाँ Q कांस्टेंट था तो इसलिए Q वाला फॉर्मूला यूज किया ताकि हम इसको कांस्टेंट में बेच सके, और यहाँ V कांस्टेंट है तो हमने V को लिया है, तो अब क्या बच गया C। C हमारा बढ़ेगा, दोनों केस में C बढ़ेगा, तो हम C से ही क्या कर रहे हैं, हर चीज को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो V कांस्टेंट हो गया, हाफ कांस्टेंट हो गया, तो U वो है डायरेक्टली क्या हो गया, C के साथ डायरेक्टली हो गया। यानी अब C बढ़ेगा कापा टाइम्स K टाइम्स C बढ़ेगा, तो U भी क्या होगा, आपका एनर्जी भी क्या होगी, C टाइम्स बढ़ेगी। यानी जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो आपका चार्ज बढ़ेगा, आपका V और E अनचार्ज रहेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा और एनर्जी आपकी बढ़ेगी। अब सिमिलर प्रोसेस में भी आप ये डिस्टेंस वाला भी दे सकते हैं कि डिस्टेंस डिक्रीज कर दूं या एरिया इंक्रीज कर दूं, ये दो फिनोमेना भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे ये अब आप जैसे यहाँ पे ये समझा है फॉर्मूला यूज कर, वैसे सेम प्रोसेस आप ये भी समझ सकते हैं मेरे ख्याल में। ये खुद से आप ट्राई करना, बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन जो ऊपर वाला केस मैंने समझाया आपको बैटरी कनेक्टेड डिस्कनेक्ट वाले में, ज्यादा क्वेश्चन उससे बन के आते हैं। नीचे वाले आप खुद एक बार ट्राई करना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। अब इस पे अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या आता है, जो पहला क्वेश्चन आता है नीट का, ये सिंपल क्वेश्चन है, 21 में आया हुआ है। तो इसको अगर आप रीड करोगे तो क्या लिखा हुआ है, इसको रीड करोगे आप तो क्या लिखा हुआ है, हाँ इसे रीड करो। पोलर मोलिक्यूल्स आर मोलिक्यूल्स हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट। तो देखो पोलर मोलिक्यूल्स कौन से होते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डायइलेक्ट्रिक्स में पोलर पढ़ाया था, प्लस माइनस के बीच में गैप होता है, यानी यहाँ पे 2a डिस्टेंस होता है, ये ऑलरेडी चार्ज है ही, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ P इक्वल टू Q भी है और दोनों के बीच सेपरेशन है, तो आपका ये तो जीरो नहीं होगा। नॉन पोलर में क्या होता है, डायपोल मोमेंट जीरो होता है, नॉन पोलर में आपका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, लेकिन यहाँ ये डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, तो ये खत्म बात है। एक्वायर ए डायपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी हो तो वो ऐसी सिचुएशन में रहते ही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ना भी हो तो भी वो इस तरह से गैप के साथ रहेंगे, उनके पास चार्ज भी होगा, उनके पास गैप भी होगा, तो उनका डायपोल मोमेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होने ना होने से उनके डायपोल मोमेंट का फर्क पड़ेगा पर जीरो नहीं होगा, ठीक है। एक्वायर ए डायपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, ना ये तो क्वेश्चन सॉरी चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड अपने पढ़ाई नहीं तो उससे रिलेटेड है ही नहीं है। चौथा पॉइंट, हैविंग ए परमानेंट डायपोल, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि इनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, परमानेंट इनके पास चार्ज भी होता है और परमानेंट इनके बीच के चार्जेस के बीच में गैप भी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो गया, डी आपका करेक्ट हो गया। आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब देखो जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया है उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन है कि जैसे ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज बाई ए बैटरी टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट आफ्टर कैरिंग बैटरी डिस्क ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्ट। तो देखो क्या लिखा हुआ, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, तो सीधा सा क्वेश्चन है। मैंने कहा ना आपका कि पोटेंशियल क्या होगा, अब कापा टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैटरी जब हटा दी आपने तो पोटेंशियल क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं एक बार थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान लो कि ये V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और इस V वोल्ट की आप बैटरी, इसको C इसका मान लो कैपेसिटेंस है, V नोट की बैटरी मान लो, C नोट कैपेसिटेंस है, चार्ज इस पे Q नोट है, ठीक है। और अब क्या है, अभी देखें तो अभी आप देखोगे तो इस पे कितना चार्ज स्टोर हुआ, Q नोट इज इक्वल टू C नोट V नोट, ये होता है ना फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV। अब ये कह रहा है कि आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद में चार्ज तो आपका सेम रहता है, चार्ज में चेंज नहीं आता। तो न्यू चार्ज अगर मैं बात करूं, न्यू चार्ज की बात करूं तो वो Q आएगा और C कितना आएगा, कापा C नोट। तो
जो नया सी आएगा, ऐसे नहीं, इसको से लिखो, एक मिनट को अपन बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, तो वी नोट क्या हो गया, वी नोट क्यू नोट अपॉन सी नोट हो गया, वी नोट क्या हो गया, क्यू नोट अपॉन सी नोट हो गया। तो न्यू पोटेंशियल की बात करें अपन, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो अब लेट न्यू वी मान लेते हैं, क्यू पहले भी वही रहेगा, अब भी वही रहेगा, पहले भी वही रहेगा, अब भी वही रहेगा। कैपेसिटेंस जो है वो कापा टाइम्स बढ़ गया, तो ये कापा टाइम्स हो गया, तो सी नोट इंटू के हो गया। तो अब आप यहां ये देख रहे हो कि ये जो है, ये क्या है आपका पुराने वाला पोटेंशियल, ये रहा वी नॉट, और डिवाइड में क्या बच गया, के। इसका मतलब जो पोटेंशियल पहले था वो अब के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या आएगा, सी। ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी सीबीएसई 2004 में भी आया हुआ है, 9 में भी आया हुआ है, और साथ साथ में आपका 16 में भी आया हुआ है। देखो फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पे दोनों के साथ रखे हैं, जैसे अगर मैं डायग्राम रीड्रॉ करता हूं तो डायग्राम आप देखोगे, तो अब देखो डायग्राम से अपन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये दो कैपेसिटर हो गए ना, ये आपकी बैटरी होगी 15 वोल्ट की, और ये हो गया कैपेसिटेंस एक्स, और ये वाई, इसका सी एक्स ले लिया, इसका सी वाई ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक के पास तो एयर है, तो मतलब इसका फॉर्मूला तो क्या बना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बना, ठीक है। दो कैपेसिटर है जिनका एरिया सेम है और सेपरेशन सेम है, यानी अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए है, इसका सेपरेशन अगर डी है तो उसका भी सेपरेशन डी है, ठीक है। लेकिन अब देखो आपको बताया रखा मैंने फॉर्मूला, डाइलेक्ट्रिक के साथ हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, अगर पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होता है तो हमारा फॉर्मूला बनता है कापा सी नॉट ए अपॉन डी। तो यहां ये कह रहा है कापा या ई आर ए की बात होती है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे वाले वाई के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट है जिसकी वैल्यू 4 है, तो मतलब यहाँ जो ये के और ई आर ए की बात है, के या ई आर ए की बात है, तो वो बन जाएगा ई आर की वैल्यू 4 हो गई, फिर एप्सिलॉन नॉट हो गया, फिर ए हो गया और डी, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दोनों का एरिया सेम है, दोनों का सेपरेशन सेम है। तो इसी सी वाई को मैं और क्या लिख सकता हूं, तो देखो 4 आ गया, और ये वाली जो बात है 4 के अलावा वो किससे मैच कर रही है, सी एक्स से मैच कर रही है, तो ये सी एक्स आ गया, ठीक है। यहां से ये बातें हमने लिख ली है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली बात लिखी हुई है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन 4, यानी दोनों का मिला के जो नेट कैपेसिटेंस बन रहा है वो 4 माइक्रोफेराड बन रहा है। कितना बन रहा है, 4 माइक्रोफेराड बन रहा है। तो हमें क्या करना है, 4 माइक्रोफेराड मतलब क्या हुआ कि अब दोनों किसमें है, सीरीज में। आप सबको फॉर्मूला याद है सीरीज का क्या होता है, उल्टा करते हैं ना, रेजिस्टेंस से रेसिप्रोकल करते हैं। तो देखो ये इसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफेराड। अब देखना, एक x है और एक कौन सा है, y है, एक x है और एक कौन सा है, y है। तो यहां देखो cx की वैल्यू क्या आएगी, 4, सॉरी cx तो आप रहने दो cx ही, प्लस cy को आप 4cx लिख सकते हैं, cy को आप 4cx लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे मैंने आपको बताया भी था कि जब दो कैपेसिटेंस आपके पास होते हैं और उनका अगर पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सिंपल आप उनका मल्टीप्लाई कीजिए और सिंपल उनका सम कीजिए, सिंपल उन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, ये आपका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 4 है, वो माइक्रो से माइक्रो हट जाएगा अपना आप ही, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर क्या बन जाएगा, ये अगर ये cx है और ये 4cx है, cx 4cx, तो ये 4cx स्क्वायर बना, नहीं बना, अरे भाई ये तो cx है ही है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4cx है, तो cx इंटू 4cx स्क्वायर डिवाइड में, अब देखो cx प्लस 4cx, तो ये क्या बन गया, 5cx, क्या बन गया, ये 5cx। तो cx से एक cx कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 को उधर भेज दिया, इधर क्या बच गया, cx, और 5 आ गया, और ये 5 किसमें आ गया, माइक्रोफेराड में। तो मेरा cx अगर 5 माइक्रोफेराड है तो मेरे cy की वैल्यू कितनी आएगी, 20 माइक्रोफेराड आएगी, कि मैं यहाँ 5 पुट करूंगा, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन के हिसाब से दोनों कैपेसिटेंस को वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। अब प्लेट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, दोनों के पास चार्ज सेम आएगा। अब जब चार्ज सेम आता है तो वो टोटल चार्ज जो यहां से चला है वही चार्ज इसके पास जाएगा और वही चार्ज इसके पास जाएगा, क्योंकि सीरीज में चार्जेस की वैल्यू सेम रहती है। अब जो टोटल चार्ज निकल रहा है वो टोटल चार्ज टोटल सी पर डिपेंड करता है,
और टोटल V पे डिपेंड करता है। टोटल C क्या रखा है 4 माइक्रो, कितना टोटल C 4 माइक्रो क्वेश्चन गिवन था, और टोटल भी कितना है 15, ये 15 आ गया। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया 60 माइक्रो कुलाम, कितना हो गया 60 माइक्रो कुलाम। मतलब क्या हुआ, इसकी बात करते हैं, Cx की बात करते हैं। Cx की वैल्यू देखो कितना आया था Cx आया था 5 माइक्रो कुलाम, Cx आया था 5 माइक्रो कुलाम सॉरी फेराड, और Cy आया था 20 माइक्रो फेराड। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसका, x के क्रॉस का और y के क्रॉस का, फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन C, फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन C। अब Q तो मैंने कहा था ना सीरीज में है, Q दोनों सीरीज में होने से वहां पे क्या होता है चार्जेस की वैल्यू सेम मिलती है, चार्जेस की वैल्यू क्या होती है सेम मिलती है। अब चार्जेस की वैल्यू सेम मिलेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखो Vx की वैल्यू क्या आएगी 60 है चार्ज की वैल्यू माइक्रो, Cx कितना है पहले वाले का 5 माइक्रो, Vy चलो 60 माइक्रो और ये कितना है 20 माइक्रो, तो ये कैंसिल हुआ माइक्रो माइक्रो, ये आ गया आपका 3 वोल्ट, ये कैंसिल हुआ कितना आ गया 12, 12 3 15, 12 3 15, यानी क्या हुआ V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, 3 प्लस 12 15, ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर आ गया। तीसरा, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स और वाई, एक्स और वाई के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई उसका रेशियो निकालना है, यानी एनर्जी स्टोर इन एक्स एनर्जी स्टोर वाई, इसका रेशियो निकालना। अब देखो आपको सी भी पता है, आपको वी भी पता है, पता नहीं पता है, तो दोनों का हाफ सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लो। आपको सी एक्स भी पता है सी वाई पता है, तो क्या होगा हाफ सी वी स्क्वायर हाफ सी वाई वी वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, सी एक्स अपॉन सी वाई कितना, देखो सी एक्स अपॉन सी वाई, सी एक्स अपॉन सी वाई 1/4, 1/4 है ना, अरे पुट कर लो वैल्यू, सी एक्स वैल्यू कितनी थी 5 थी, इसकी वैल्यू कितनी थी 20 थी, वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स कितना था इसका पहले वाले का 3 था, 3 का स्क्वायर 9, और वी का कितना था 12, 12 का स्क्वायर 144, ये है ना भाई, दोनों का स्क्वायर करना है, इसका 3 है वी की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 12, 3 और 12 कितनी है 3 और 12, तो उल्टा कर दो, इसको उल्टा करना पड़ेगा, सी एक्स तो है 12, अरे सी एक्स 12 था ना, सी एक्स तो 12 और सी वाई 3, तो 12/3, तो 12 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, वी स्क्वायर आएगा ना। तो अब देखो यहां से ये तो हो गया 4 टाइम कैंसिल, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया 4:1, तो एनर्जी कितनी आ गई 4:1, यानी एक्स में ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर ये भी बड़ा सिंपल सा हो गया, अभी मैंने आप बताया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑयल बिटवीन द प्लेट्स। अब ये कह रहा है कि पहले से ऑयल है, यानी 2 प्लेट्स है, इसको पढ़ो आप, और कैपेसिटेंस इसके अंदर पहले से कोई K इज इक्वल टू 2, एक ऑयल है भी इसके अंदर, ठीक है, और उसका कैपेसिटेंस कोई C है, कितना है अभी C है, विद डाइलेक्ट्रिक इसका कैपेसिटेंस C है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो सीधी सी बात है, जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस कापा टाइम्स क्या होता है, बढ़ता नहीं बढ़ता है, जब कुछ ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जब अपन डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ता है, और अगर उसी डाइलेक्ट्रिक को मैं निकाल लूं तो वापस कैपेसिटेंस K टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर वो डाइलेक्ट्रिक क्या कांस्टेंट 2 है ना, तो डाइलेक्ट्रिक 2 डालने से कैपेसिटेंस डबल हुआ था, अब वापस क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, यानी वापस कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बचेगा C/2, C/2। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये जेईई मेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर, रीड करो इसे। इस क्वेश्चन में देखो, अगर क्वेश्चन के हिसाब से मैं डायग्राम बनाऊं तो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, तो फटाफट मैंने ये लिया एक कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटेंस 40 माइक्रो, सी की वैल्यू गिवन है, 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा है। नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मीटर, अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो केस 2 क्या आ गया, अब वही आपका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर वही है, पर इसके अंदर बीच में K इज इक्वल टू 2 डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। बैटरी मेरे ख्याल में 100 वोल्ट ही है, एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है, 100 वोल्ट बैटरी, यानी बैटरी स्टिल कनेक्टेड है, ठीक है। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीटर द एक्स्ट्रा चार्ज एंड चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी
रेस्पेक्टिवली। अच्छा, एनर्जी और चार्ज दोनों की बात करनी है, तो देखो सीधी सी बात है, अभी हम डिस्कस किया था कि अभी इसके पास कितना चार्ज है, तो Q इक्वल टू CV निकाल लेते हैं। इनिशियल केस में, इनिशियल केस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इनिशियल केस की हम बात कर रहे हैं कि जब हमने बैटरी करेक्ट रख रखी है और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उस केस में मेरे पास कितना चार्ज है, मेरे पास C की वैल्यू है 40 माइक्रो, माइक्रो समझते हो, 10⁻⁻�6 आ गया, इनटू और V कितना है 100 आ गया। तो अब आपको दिख रहा है कि मेरा Q नोट कितना आएगा, तो देखो 3 1 2 3 3 10 आ गया ना, 10⁻3, ये तो गया प्लस के 3, ये तीनों प्लस के 3 और ये माइनस का 3, तो 4 इंटू 10⁻³ कूलाम, जिसको क्वेश्चन के हिसाब से मैं 4 मिली कूलाम लिख रहा हूँ। तो मेरे पास इतना चार्ज स्टोर था। अब जैसे मैं बैटरी कनेक्टेड रखता हूं, जैसे मैं बैटरी कनेक्टेड रखता हूं तो क्या होगा, कैपेसिटेंस आ जाओ, जब मैं बैटरी कनेक्टेड रखता हूं और फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूं, तो मैंने अभी बताया था आपको, अगर बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी से आप चार्ज और लोगे, कैपेसिटेंस बढ़ चुका है तो आप और ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकते हो, तो आपको और चार्ज और कितना मिलेगा, कापा टाइम्स इंक्रीज मिलेगा। कितना मिलेगा, कापा टाइम्स इंक्रीज मिलेगा, यानी अब जो नया चार्ज मुझे मिलेगा वो कापा टाइम्स इंक्रीज मिलेगा पहले का। तो Q इक्वल टू 2 और पहले कितना था 4, तो अब मेरे पास कितना हो गया 8 मिली कूलाम, यानी मेरा चार्ज 4 से कहां पहुंच गया 8, तो कितना इंक्रीज हुआ 4 का, कितना इंक्रीज हुआ 4 का, तो 4 मिली कूलाम। वैसे देखो तो ऑप्शन नंबर ए आ चुका है यहीं, ठीक है। तो मेरी चार्ज में जो एक्स्ट्रा चार्ज आया है, मेरे पास एक्स्ट्रा चार्ज कितना आया, डायरेक्टली डालने के बाद में 4 से कहां पहुंच गया 1, तो 4 मिली कूलाम मेरे पास एक्स्ट्रा चार्ज आया है। पर आप क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं, आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। अब 0.2 एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो देखो अब पहले केस में बिफोर इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक, तो एनर्जी मेरी इनिशियल यू नोट मान लेता हूं, इज इक्वल टू हाफ सी नोट ले लेते हैं और वी नोट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पहले की बात आ गई है। चलिए अब यू इज इक्वल टू हाफ, सी नोट कितना है आपका 40 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और ये है 100 वोल्ट हो गया ना, बैटरी कितनी 100 वोल्ट की, 100 का स्क्वायर 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000, और 10,000 को 10⁻⁴ मैं लिख सकता हूं, तो ये कैंसिल हुआ, एक और ले लीजिए यहां से, और 2 से ये 4 कैंसिल कर दो, तो आपका 2 और 1 क्या बचते, देखो 4 और 1 5, प्लस के 5 माइनस का 6, प्लस के 5 माइनस का 6 मतलब माइनस का 1, तो 2 डिवाइड बाई 10 हुआ, तो 0.2 जूल एनर्जी मेरे पास अभी है इनिशियल केस में। अब जैसे मैं डायरेक्टली डालता हूं, तो अभी बताया था मैंने आपको, एनर्जी कापा टाइम्स बढ़ जाएगी, एनर्जी कापा टाइम्स यानी नई एनर्जी जो आएगी वो मेरी पुरानी वाली की कापा टाइम्स बढ़ जाएगी। कापा कितना है 2 है, ये 0.2 है, तो एनर्जी कितनी होगी 0.4 जूल हो गई। तो चेंज इन एनर्जी आप देखोगे, क्या पूछा है, चेंज इन एनर्जी पूछा है, तो कितनी होगी 0.2 से 0.4, यानी 0.2 का चेंज उसके अंदर आप देख रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, और इसमें आप देखो एक बार, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट सेपरेशन 5 mm is charged by the battery. It is found that the introduction of mica sheet 2 mm thickness while keeping the battery of connection. तो चलो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। तो देखो यहाँ पे आप ये दो प्लेट्स है, इनके बीच का 5 मिलीमीटर सेपरेशन है, इनके बीच का 5 मिलीमीटर सेपरेशन है, और इसको किसी बैटरी से जोड़ा है, ठीक है। मैं नहीं पता क्या बैटरी का वोल्टेज है, पर क्वेश्चन इट इज फाउंड दैट द इंट्रोड्यूस ऑफ माइका शीट। अब देखो क्या कर रहा है कि इसी के अंदर जो 5 मिलीमीटर थिकनेस की शीट थी, सॉरी सेपरेशन था, उसके अंदर 2 मिलीमीटर का एक माइका शीट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और बैटरी मेरे ख्याल में इन्होंने कनेक्शन इंटैक्ट करा, कीपिंग द बैटरी कनेक्शन इंटैक्ट, तो बैटरी पहले वही थी अब भी वही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द कैपेसिटर ड्रॉज 25% मोर एनर्जी फ्रॉम द बैटरी। अब जितनी भी एनर्जी पहले वाले केस में स्टोर हुई थी, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद में एनर्जी 25% ज्यादा आ रही है। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो एनर्जी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद में एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे बढ़ गई है, तो अब यहाँ पे 25%, तो अब देखो इसका अपन इक्वेशन बनाते हैं, यानी ये लेता हूं मैं यू नॉट, यानी इनिशियल एनर्जी कितनी है, देखो इसमें अब डी दे रखा है और वी दे रखा है, तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला नहीं बनेगा, डी और वी दे रखा है और कुछ दे रखा नहीं है। तो देखो इसका प्लेट एरिया पहले भी ये था और अब भी प्लेट एरिया इसका यही है, तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो हाफ आ जाएगा। अब जब सेपरेशन डी रखा तो मैं सी जो हाफ सीवी स्क्वायर होता है, हाफ सीवी स्क्वायर होता है, उसकी जगह मैं ये रख रहा हूं,
ठीक है, क्योंकि मेरे पास डी गिवन है और वोल्टेज का स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये हाफ सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, बस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हिसाब से मैंने चेंज कर दिया। और अब ये जो न्यू है, अब देखो ये न्यू वाला है, ये है नई एनर्जी निकालते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक के साथ में अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा स्पेस कवर नहीं कर रहा है, अगर डाइलेक्ट्रिक आपका पूरा स्पेस कवर नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन के अंदर हमारा फॉर्मूला करो, याद करो क्या होता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला तो क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर होगा, क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। लेकिन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद करो, चलो किस लेता हूं मैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डेरिवेशन हमने करवाया था कि अगर एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमारा नया कैपेसिटेंस क्या होता है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये देखो यहाँ पर ये बनेगा, मतलब डी तो क्या है, उसकी टोटल थिकनेस, जैसे हमारे क्वेश्चन में 5 मिलीमीटर है, टी क्या है, उस डाइलेक्ट्रिक थिकनेस जो हमारे क्वेश्चन में 2 मिलीमीटर है, फिर अगेन टी और अगेन के हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे ये वाला जो सी का फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पुट करूंगा, ये वाला जो सी का फॉर्मूला है, मैं यू एन इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये पुट किया, और इनटू क्या बच गया, वी स्क्वायर, इनटू क्या बच गया आपका, वी स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये तो हमने दोनों के इसका एनर्जी का फॉर्मूला बना लिया है। अब हम क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये कह रहा है 25% मोर एनर्जी ड्रॉन करता है, मतलब एक्चुअल में जो न्यू एनर्जी मिली है वो यू नोट तो थी, उस यू नोट में और कितना एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 25% ऑफ यू नोट। यानी अगर आपके पास आज 100 रुपए है और मैं कह रहा हूं कि कल इसको मैं 25% बढ़ा दूंगा, तो 100 तो आपके पास थे ही और मैंने 25 रुपए और बढ़ा दिए 25%, तो आज आपके पास कितने हो गए, 125 हो गए। 100 तो थे ही और 25 और बढ़ गए, तो 100 यानी 100 का 25% कितना होता है, 25, तो 100 प्लस 25 125 हो गया। तो यू एन इज इक्वल टू यू नोट, अब परसेंट कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाई 100 कर दो इंटू यू नोट कर दो, तो ये यूनिट को क्या आ गया, 25% आ गया। अब इसको आप सोल्व करते हो तो देखो 100 एलसीएम आएगा, 100 एलसीएम आएगा तो 100 यहां जाएगा और यहाँ 25 आएगा, तो 100 प्लस आता नहीं आता एलसीएम, 100 प्लस 25 125 हो गया। तो ये 25 की टेबल से आपने इसको कैंसिल कर दिया। अब यूएन की वैल्यू कितनी है, देखो पीछे लिया ना, यूएन की वैल्यू क्या है, हाफ है, एप्सिलॉन नॉट है, ए है, डिवाइड में d माइनस टी है प्लस टी अपॉन के है और इनटू वी स्क्वायर है। ये तो यूएन की वैल्यू ये पीछे जो हमने लिखी थी दिख रहा है, और इज इक्वल टू 5/4 है, और u कितना है, ये देखो हाफ है, पीछे देखो u की वैल्यू हम निकल थी d और ये वी स्क्वायर है, ये देखो ये इनिशियल एनर्जी की फॉर्मूला ये रहा। अब क्या करना है, इसको आप दिख रहे हैं जो आपको वी स्क्वायर दोनों में सेम है, बैटरी से एरिया सेम है, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, कांस्टेंट है, ठीक है। और क्या करोगे, इस हाफ से हाफ भी कैंसिल कर दो। अब देखो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो इधर देखो, यहां आप देखो इस तरफ, तो ये है d तो है 5, d तो है 5 और t है 2, d5 d2, तो यहां पे क्या बन गया, ये अगर आप यहां देखोगे तो d माइनस 2 3 बच गया, कितना बच गया 3, d माइनस 2 3 प्लस t कितना है 2 अपॉन के, तो ये हो जाएगा आपका d 1 अपॉन d माइनस 2 3 प्लस 2 अपॉन के इक्वल टू, इधर क्या बच गया 5/4 और d 5/4 और अच्छा d, अब d भी जो यहाँ भी है इस d की वैल्यू पुट कर दो, d कितना है यहाँ पे 5 है, तो d कितना है 5 है, 5 से अच्छा देखो मिलीमीटर जो आप कंफ्यूजन आ रहा है कि मिलीमीटर दोनों साइड आएंगे, तो दोनों तरफ 10⁻³ आपस में वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, हमें इस केस में चेंज कर भी देंगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है, आगे समझ में। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन के हो गया, 4 इज इक्वल टू के एलसीएम आ गया, तो 3k प्लस कितना हो गया 2 हो गया, ये हो गया 4k इज इक्वल टू 3k प्लस 2 हो गया। तो अब 3k में इधर भेज दो तो ये k बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, इसको जैसे आप सोल्व करोगे तो k की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, k की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी जेईई मेंस 24 का आया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे
कि ए कैपेसिटर हैज एयर एंड इलेक्ट्रिक मीडियम कंडक्टिंग प्लेट्स 12। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखो एक बार अगर मैं प्लेट्स को लेता हूँ, देखो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये वो प्लेट्स हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया गिवन है तो मैं एरिया के हिसाब से प्लेट्स ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि उसका एरिया दिखे। तो इसका एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनका सेपरेशन कितना रखा है 0.6 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। और इसका कुछ कैपेसिटेंस है, लेट इसका कैपेसिटेंस कितना है C मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं C1 मान लेते हैं, पहला केस है। अब ये कह रहा है व्हेन ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक हैविंग एरिया, यानी एरिया वही है जो इस प्लेट का एरिया है, सेपरेशन वही है जो इसका है, थिकनेस इज इंसर्ट बिटवीन द प्लेट्स, वन ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स हैव टू बी मूव्ड बाय द 2 सेंटीमीटर। देखो पहले समझो, अगर मैं ओहो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मान लो यही दो प्लेट्स है, अभी इन्हीं दो प्लेट्स का जिनका एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सुनो, और 6 सेंटीमीटर का गैप है। अगर इस पूरे के बीच में अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूं, तो आपने पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, बढ़ेगा कैपेसिटेंस। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने कैपेसिटेंस बढ़ा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। फिर कह रहा है कि कीप द कैपेसिटेंस सेम, लेकिन हमें तो इसका कैपेसिटेंस जितना पहले था उतना ही रखना है। तो क्या करोगे आप, तो इसने कहा है कि हमने एक प्लेट को, इधर वाली प्लेट को इस तरफ खिसका दी, हमने इधर वाली प्लेट को इस तरफ 0.2 सेंटीमीटर खिसका दी, क्योंकि अब डिस्टेंस बढ़ती है। तो आपने सबने पढ़ा है, आप सबने पढ़ा है कि अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या कर रहे हैं ये कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस तो बढ़ा, पर इनको तो पहले जितना ही कैपेसिटेंस चाहिए, तो अब बढ़े हुए कैपेसिटेंस को कम कैसे करें। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने इनके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है वो बढ़ा दिया। ठीक है, यानी पहले सेपरेशन जो D था 6 सेंटीमीटर था, अब जो सेपरेशन है D वो मेरा कितना हो गया 0.8 सेंटीमीटर हो गया है। और अब वो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस आप बोल सकते हो कि वो 0.6 ही है, 0.6 है। लेकिन अब D, तो पहले D 0 था, अब D डैश कितना हो गया 0.8 हो गया। ठीक है, और ये कह रहा है कि दोनों का कैपेसिटेंस आपका सेम है। ठीक है, इस केस में तो अब चलो इसका कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से C1 और C2 बराबर है। अब देखना साथ साथ में, पहले वाले कैपेसिटेंस के पास अगर अपन देखें तो एप्सिलॉन नॉट मीडियम था, कौन सा वैक्यूम, एरिया कुछ A था, और D उसका सेपरेशन था, इज इक्वल टू दूसरा वाला वो कैपेसिटेंस है जिसका पूरा वॉल्यूम कवर नहीं हुआ है, उसका पूरा वॉल्यूम कवर नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने इस प्लेट को खिसकाया तो ये वाला स्पेस अब क्या हो गया, एयर या वैक्यूम वाला हो गया। तो पूरे के अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और उसके लिए हमने फॉर्मूला अभी जो यूज किया है वो यूज करोगे, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस T। अब यहाँ पे D डैश आएगा क्योंकि ये D तो 0.6 है और ये 0.8 है, और ये T 0.6 है, D डैश और प्लस T अपॉन K। अब मुझे इस K की वैल्यू निकालनी है, तो सेम क्वेश्चन आओगे कुछ, ये दोनों आपको कैंसिल हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो D डैश माइनस T प्लस T अपॉन K हो गया, और इधर से D आ गया। अब ये है 0.8 और ये कितना है 0.6, तो क्या बचा 0.2 प्लस है, सॉरी ये प्लस है, और ये T कितना है 0.6, K हमें निकालना है, और ये कितना है, ये उस पहले वाले का, तो ये 0.6 ही है। D डैश 0.8 था, 0.8 माइनस 0.6 0.2, और ये पुराने वाला था तो 0.6 था। अब K एलसीएम लिया आपने, K एलसीएम लिया तो आपके पास क्या बचा 0.2 K प्लस 0.6 इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या होगा 0.6 K इज इक्वल टू 0.2 K प्लस 0.6, इसको इधर भेज दो तो 0.4 K इज इक्वल टू 0.6। तो K कितना हो गया 0.6 डिवाइड बाई 0.4, कैंसिल हो गया, 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका 1.50, करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलो भाई अब ऐसा ही क्वेश्चन देखो नीट में आया हुआ है, वो आपको दिख रहा है, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है ये, और ऐसा क्वेश्चन एक जगह करेंगे उसके बाद अपनी क्लास एंड करेंगे।
इसमें देखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड सेपरेशन डी हैज एयर इन बिटवीन द प्लेट्स, नाउ द इंसुलेटिंग स्लैब। अब देखो इस केस में क्या करना है, ये सीरीज पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन बनता है। ये जब इस तरह से देखो, जब इस तरह से दो कैपेसिटर एक डाइलेक्ट्रिक हो तो आप इसको दो कैपेसिटेंस अलग अलग मान सकते हो। एक कैपेसिटेंस ये मान सकते हो और एक कैपेसिटर ये मान सकते हो, और ये इस केस में दोनों किसमें है, सीरीज में है। क्योंकि जो भी चार्ज, देखो ऐसे याद रखो कि अगर मैं इसमें से जो भी चार्ज भेजता हूं तो वही चार्ज इसमें से जाएगा और वही चार्ज इसमें जाएगा, मतलब क्या हो गया आपका, ये सीरीज में हो गया। अगर इसी की सिचुएशन को मैं ऐसे कर दूं, ये दो प्लेट्स है लेकिन एक कैपेसिटर आपका एक K1 ऐसे डाइलेक्ट्रिक ऐसे और एक डाइलेक्ट्रिक आपका ऐसे है। इस केस में ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल काउंट होंगे, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। और इस केस में कैसे होंगे, ये सीरीज काउंट होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलिए, तो अब यहाँ पे दोनों किसमें है, सीरीज में है, एक C1 एक C2 है। तो सीरीज में पता है आपको, देखो सीरीज में पता है आपको कि दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का सम करते हैं। अभी देखो C1 C2 की वैल्यू निकालना इंटरेस्टिंग है। तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो एप्सिलॉन नॉट, सी में कितना एरिया है, सी में क्या है, पहले वाले में वैक्यूम बना तो एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब एरिया, प्लेट एरिया ए ही है पर सेपरेशन इसका d/2 है, d/2 है, क्या है सेपरेशन, d/2 हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे वाला कैपेसिटेंस जो C2 है, ये d/2 का 2 चला गया ऊपर। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है K, तो यहाँ पे मीडियम क्या हो गया, कापा एप्सिलॉन नॉट, एरिया वही, और डिस्टेंस इसकी भी d/2 है, तो ये d/2 का 2 ऊपर चला गया। आगे बात समझ में। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो आप तो ऐसे सोल्व कर लो, या आप सिंपल पैरेलल वाले, इसको क्या निकालना आपको, न्यू कैपेसिटेंस द रेशियो ऑफ द न्यू। अच्छा, पहला कितना था, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले इसके बीच में ये कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले पूरा वैक्यूम था और उस टाइम सिंगल कैपेसिटर था, एक ही काउंट हो रहा था, इसलिए पूरी डिस्टेंस डी काउंट होनी थी। पर अब ये दो कैपेसिटर का पार्ट हो गया, तो इसको देखो अपन सोल्व करते हैं। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1। अब देखो यहां पे आप चलोगे तो 2 एप्सिलॉन, अच्छा पहले देखो आपको दिख जाएगा, अगर मैं C1 C2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 4, C1 C2 को मल्टीप्लाई करते 4 आएगा, आएगा नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आएगा, आएगा नहीं आएगा, एरिया का स्क्वायर आएगा, आएगा नहीं आएगा, और एक K बच जाएगा, ये K बच गया। ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे और नीचे डी स्क्वायर है तो ये डी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे डी स्क्वायर आ जाएगा, ये डी स्क्वायर आ गया। तो इस ऊपर वाले C1 C2 को मल्टीप्लाई किया, 4 एप्सिलॉन स्क्वायर ए स्क्वायर और डी का स्क्वायर आ गया। अब नीचे इन दोनों को ऐड करूंगा, जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो जो क्या होगा, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो अब कॉमन वाली बात आएगी। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो दोनों में 2 है कि नहीं है भाई, ये डी स्क्वायर है आपका, देखना ये डी स्क्वायर है, दोनों में 2 है कि नहीं है, दोनों में 2 है, दोनों में एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं है, दोनों में एप्सिलॉन नॉट है, दोनों में ए है कि नहीं है, दोनों में ए है, दोनों में डी डिवाइड में है कि नहीं है, दोनों में डी डिवाइड में, सब कुछ है कि नहीं है। चलिए अब क्या बचा, तो ये तो पूरा का पूरा आ गया, इधर क्या बचा, केवल के बचा, तो 1 प्लस क्या बचा, के, ये तो 1 बच गया, ये पूरा आ गया बाहर, और यहाँ क्या बच गया, एक के बच गया। अब यहाँ देखो आप, एक डी से ये डी कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, एक एरिया से एक एरिया कैंसिल हो गया। तो C इक्विवेलेंट आप देखोगे तो बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। और अच्छा K की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है, 4 गिवन है, तो 4 और डिवाइड बाय 5, 4 और ये कितना जाएगा, 4 + 1 5, तो ये A आ गया और ये 4 आ गया, डिवाइड में 5 आ गया, और नीचे एक D बच गया, क्या बच गया, एक D बच गया। तो C इक्विवेलेंट आ गया आपका 8/5 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनल यहाँ आ गया। अब द रेशियो ऑफ द न्यू कैपेसिटेंस, तो रेशियो ऑफ द न्यू कैपेसिटेंस टू द ओरिजिनल, तो न्यू कैपेसिटेंस तो आपका ये रहा और ओरिजिनल आपका ये रहा। न्यू कितना बना, 8/5 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D विच इज होल डिवाइड बाई ओरिजिनल, वो कितना था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो आप देखो ये कैंसिल हो गया, तो 8/5
8/5 ऑप्शन आ गया, ये रहा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। चलिए भाई, अब लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, और जो अभी मैंने आपको समझाया था ना बात, उसी पे है ये क्वेश्चन है, और फटाफट करते देखो इसके अंदर। अब आप खुद देखो इनका, देखो पहले इसको आप ऐसे ड्रॉ करो, ये प्लेट्स यहाँ है, ऐसे प्लेट्स है ना, तो इसको सीधा करो। तो जैसे मैं सीधा करूंगा तो ये तो आ गया आपका K1 K2 और ये आ गया K3, ठीक है, और ये D/2 हो जाएगा और ये आपका D/2 हो जाएगा, और ये तो पूरा एरिया आ रहा है, लेकिन इसके पास टोटल एरिया का हाफ आ रहा है और इसके पास भी टोटल एरिया का हाफ आ रहा है। अब आप देखो इसमें, देखो ये दोनों किसमें हुए, बताया मैंने आपको पैरेलल में, और ये दोनों मिलके साथ क्या है, सीरीज में। तो ये एक तरह से ऐसे बनेगा कि ये दो हो गया, ये मान लो C1 है और ये क्या है C2, C1 C2 आ गए, C1 आ गया, C2 आ गया, ये C3 है जो इनके साथ सीरीज में, तो ये C3 आ गया, समझ गए, ये आपका बन गया, ठीक है। अब आपको इसका आंसर बताना है, डाइलेक्ट्रिक है इसका K1 है, इसका K2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक K3 है, और अगर आप देखो तो C1 का D/2 और A/2 ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसका भी D/2 और A/2 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका D/2 और A कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको क्या करना है, इसको अब सीरीज पैरेलल बन चुका है, इसको पूरा हमें सॉल्व करना है और इनमें से कोई ऑप्शन मैच करवाना है। तो देखो पहले C1 C2 जो सीरीज में एज पैरेलल, सॉरी C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, ये जो पैरेलल में है उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो देखो C1 की वैल्यू क्या बनी, एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाई D/2, C2 की वैल्यू क्या बनी, एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाई D/2, कि उनका एरिया भी डिवाइड हो गया और उनका सेपरेशन भी डिवाइड हो गया, एरिया भी डिवाइड, सेपरेशन डिवाइड, एरिया भी डिवाइड, सेपरेशन भी डिवाइड हो गया। तो इससे क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिंपल एप्सिलॉन नॉट A/D बन गया, और ये भी एप्सिलॉन नॉट A/D बन गया। अब आपको पता है कि पैरेलल में सिंपल ऐड होते हैं, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, यानी 1 और 2, इन दोनों का जब मैं रिजल्ट निकाला वो क्या आया, ये आया कि नहीं आया, कि दोनों का सिंपल ऐड होगा तो ये डबल बन जाएगा। अब ये जो रिजल्ट आया है वो जो C3 है, C3 देखो क्या है, C3 एरिया उसका यही है, C3 का देखो एरिया कितना है, C3 का एरिया वही है, पर डिस्टेंस D/2 है, डिस्टेंस D/2 है, तो डिस्टेंस D/2 आ गई, ये D/2 आ गई। अब ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, यानी ये कॉम्बिनेशन किसमें है, आपका सीरीज में है। अब ये बात तो आ गई, पर क्वेश्चन देखो और पढ़ो क्या लिखा हुआ है, if the single dielectric material is to be used to have the same capacitance then its dielectric constant K is। अब ये कह रहा है कि ये तो हो गया तीन अलग, अगर मान लो इसी के अंदर केवल मैं एक ही डायलेक्ट्रिक, इसी एरिया वाले में, इसी सेपरेशन D वाले में केवल एक ही अकेला सिंगल डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूं जिसका डायलेक्ट्रिक K होता है, तो ये कह रहा है सेम कैपेसिटेंस बनता है, यानी इन तीनों का अभी जो निकाल रहे हैं उन तीनों का कैपेसिटेंस यानी C इक्विवेलेंट, और इस अकेले का, इसका कितना बनेगा अकेले का, देखो इस अकेले क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, K आएगा ना, डायलेक्ट्रिक है A/D आएगा, यानी ये दोनों की वैल्यू सेम है इनकी, यानी इसका पूरे का मिला के जो कैपेसिटेंस आने वाला है वो, और इस अकेले का कैपेसिटेंस आने वाला है वो दोनों वैल्यू सेम है। उस सिचुएशन में आपको इनका रिलेशन आपस में बताना है, रिलेशन आपस में बताना है। तो देखो पहले हमने ये तो सॉल्व कर लिया, अब ये हमारा रास्ते में चल रहा था, बीच में रह गया, तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो मैंने बता रखा है कि जब आप दो सीरीज में होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाय दोनों का सम, तो दोनों का सम क्या हो गया, दिस प्लस दिस, तो ये 4 एप्सिलॉन नॉट A/D हो गया। हो डायलेक्ट्रिक तो अपन लेके नहीं आए, डायलेक्ट्रिक कापा 1, डायलेक्ट्रिक कापा 2, कापा 1, कापा 2, ठीक है, तो कापा 1, तो कापा 2, सॉरी कापा 1, कापा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिर तो क्या करना पड़ेगा, इनको जब ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A/D ऐड करने पे ये आएगा, इन दोनों को अपन ऐड कर रहे हैं C12, तो ये कापा 1 प्लस कापा 2 आएगा, ठीक है, और C3 क्या है, कापा 3, C3 वाला है कापा 3। अब इनको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया
इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो अब दोबारा करना पड़ेगा भाई साहब। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, पसीने आ रहे हैं, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो अपन पूरा करेंगे। तो यहाँ आ जाओ, देखो एप्सिलॉन नॉट, अब देखो टोटल निकालना है हमें, दोबारा थोड़ा फोकस करो, टोटल हमें निकालना है। तो ये दोनों का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आया, अब ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ निकालना है। तो ये दोनों सीरीज में क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, यानी C12 का C3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सम करूंगा। जब दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मेरे पास क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है, का स्क्वायर आएगा, ए का स्क्वायर आएगा, 2 आएगा, ठीक है, ये तो आ गया, और K3 आएगा, और K3 के साथ मल्टीप्लाई में K1 प्लस K2 आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब डिवाइड बाय दोनों का सम, जब सम करते हैं तो अपन कॉमन निकालते हैं, तो दोनों का एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, दोनों का A कॉमन आएगा, दोनों का D कॉमन आएगा, D स्क्वायर तो यहाँ भी आएगा, मल्टीप्लाई का D स्क्वायर, तो नीचे से D और D भी तो मल्टीप्लाई होंगे, तो D स्क्वायर यहाँ भी आएगा, ये कॉमन आ गया आपका, ठीक है। कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचा कापा 1 प्लस कापा 2 और प्लस यहाँ क्या बच गया, 2 कापा 3, 2 कापा 3 बच गया है, ठीक है। तो अब एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, एक एरिया से एक एरिया कैंसिल, एक डी से एक डी आपका कैंसिल हो गया। तो जो सी इक्विवेलेंट मेरा फाइनल आया है वो आया है 2K3 K1 प्लस K2 और डिवाइड में K1 प्लस K2 प्लस 2K3 और फिर ये आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी तो साथ चलेगा। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो सी इक्विवेलेंट है, जो टोटल सी आ रहा है, वो जब अकेला डायरेक्टली यूज करता हूं उसके बराबर आता है, यानी इसके इक्वल पुट कर दो इसको आप। यानी अब क्या करूंगा मैं, जो सी इक्विवेलेंट है वो सी के इक्वल पुट करूंगा। सी की वैल्यू क्या है, अकेला डायरेक्टली की बात हो रही है, सेकंड केस की बात हो रही है, और इधर क्या आ रहा है, वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो आएंगे जो आके इससे कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा, बचेगा ये आ गया अभी, ये बचेगा 2 कापा 1 K1 प्लस K2, तो क्या बचा 2 कापा 3 K1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 प्लस 2K3 बचेगा, ठीक है। तो मेरा K इज इक्वल टू फाइनल क्या आ गया, 2K3 K1 प्लस K2 और K1 प्लस K2 प्लस 2K3 आएगा। अब इसको हमें मैच करवाना है, तो देखो ये क्वेश्चन आंसर आपका डायरेक्ट मैच नहीं करेगा, इसी में से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये मैच सकता है, एलसीएम आपका, एलसीएम देखो यहां से देख रहे हो तो एलसीएम आपका 2K3 K1 प्लस K2 आ सकता है, ठीक है। तो यहां से आप, या ये आपके लिए होमवर्क है कि उसी को अब आप इसमें से कौन सा मैच लाओगे, मेरे हिसाब से बी मैच करना चाहिए, ठीक है। काफी लंबा वीडियो हो गया, थैंक यू सो मच। चैप्टर पूरा हो गया अपना, अगला चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी।